नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सरयू में लोगों के डूबने की खबर तो आप सुनते हैं, लेकिन आज सरयू में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सरयू नदी के लक्ष्मण घाट पर आज अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव के शिनाख्त का प्रयास शुरू किया। पूरा मामला है अयोध्या कोतवाली के लक्ष्मण घाट का। बता दें कि लाशें मिलने का सिलसिला आज भी जारी रहा। अयोध्या कोतवाली के लक्ष्मण घाट चौकी के पास सरयू नदी के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है। आसपास के लोगों से इसकी पूछताछ की गई, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। शिनाख्त का प्रयास लगातार जारी है। शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है और पता लगने पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या वासियों के लिए एक अच्छी खबर। रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर 2 किलोमीटर लंबा सरयू रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। इससे न सिर्फ अयोध्या का गौरव बढ़ेगा, बल्कि बाढ़ से लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही पर्यटन को नई सौगात भी मिलेगी। इस योजना पर 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। यूपी सरकार अयोध्या की नई तस्वीर बदलने की कवायद में पूरी तरह जुट गई है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ साथ सरकार अयोध्या के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे शहर का कायाकल्प हो जाए। इसी कड़ी में राम की पैड़ी के सौंदर्यीकरण के बाद सरयू के किनारे अयोध्या की सरयू रिवर फ्रंट सबसे बड़ी परियोजना है। इससे न सिर्फ अयोध्या का गौरव बढ़ेगा, बल्कि बाढ़ के समय परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी। अयोध्या में आने वाला हर श्रद्धालु सरयू तट पर जरूर जाता है। अयोध्या में अगर बात करें घाटों की, तो सरयू नदी के किनारे नए घाट से लेकर गुप्तार घाट तक कुल 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्तार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, लक्ष्मण घाट, पाप मोचन घाट, ऋण मोचन घाट, अहिल्याबाई घाट, जटायु घाट, जानकी घाट और कई ऐसे प्रसिद्ध घाट यहाँ हैं। हर घाट की अपनी एक अलग पौराणिक पहचान है। इसमें से कई सारे ऐसे घाट हैं जो अब तक कच्चे थे। अब अयोध्या को सबसे लंबे घाट की सौगात के तहत नया घाट से गुप्तार घाट तक के घाटों को एक चेन में पिरोया जाएगा। 232 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सबसे लंबे सरयू घाट का प्रस्ताव दिसंबर 2020 में सिंचाई विभाग के सरयू नहर खंड ने सरकार को भेजा था। इस योजना पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत होने की चर्चा है। इसमें सबसे पहले बीच के जो कच्चे घाट थे, उन्हें 39 करोड़ की लागत से पक्का किया जा रहा है। इस घाट की लंबाई 6 किलोमीटर होगी। इसी योजना के तहत सरयू के किनारे तटबंध पर सीसी रोड और उसके किनारे सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू हो गया है। इसे सरयू रिवर फ्रंट का नाम दिया गया है। रिकाबगंज में हुई सनसनीखेज हत्या मामले में निक्की सिंह निवासी खदरी बाजार को मनुचा डिग्री कॉलेज के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद करने में भी सफलता मिली है। बता दें कि 28 मई की रात में रिकाबगंज रोड स्थित पवन बिल्डिंग निवासी सौरभ सिंह उर्फ गोलू की हत्या अभियुक्त निक्की सिंह के द्वारा की गई थी। इस संबंध में गौरव सिंह उर्फ भोले सिंह पुत्र स्वर्गीय शशि कुमार सिंह निवासी 156 पवन बिल्डिंग रिकाबगंज द्वारा मुकदमा नगर कोतवाली में पंजीकृत कराया गया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर निक्की सिंह को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। बता दें कि यह सनसनीखेज हत्याकांड चर्चा का विषय बना था, जिसमें सौरभ सिंह की ईंट से कूच करके हत्या कर दी गई थी। अयोध्या नगर निगम के सभागार में नगर निगम के कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नीतिगत फैसले भी लिए गए। शहर के अमानीगंज में बने 36 निर्बल वर्ग के आवास का आवंटन भी किया गया। आवंटन में 1 महीने का समय दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अपने घरों की रजिस्ट्री अवश्य करवा लें। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि निर्बल वर्ग के आवास में लग रहे ब्याज में 50% की छूट का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की शपथ दिलाई गई। सभी पदाधिकारी और पार्षदगण ने शपथ ली कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
शासन के निर्देश पर 3 जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। आज नगर निगम के कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें कुछ नीतिगत फैसले लिए गए हैं। जो हमारे मानीगंज में 36 मकान बने थे जिनको निर्बल आवास के लिए थे, उनको दिया गया था। उसमें हम लोगों ने 50% ब्याज में छूट किया। उनको 1 महीने की समय सीमा दे रहे हैं। जो एक समय में अपनी रजिस्ट्री कराएंगे उनको 50% ब्याज में छूट का प्राविधान किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में अभियान था कि सिंगल यूज प्लास्टिक का शपथ लेना था। जो 3 जुलाई तक हम लोगों का जन जागरूकता अभियान चलेगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका भी उपयोग हम नहीं करेंगे। हमारे सभी यहाँ कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यगण उपस्थित थे, यहाँ अधिकारीगण थे, उप सभापति ब्रजेंद्र सिंह जी, ऐसे हमारे पार्षद, सबकी उपस्थिति में आज हम सब लोगों ने शपथ लिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। बाल एवं महिला हिंसा के खिलाफ सरकार सख्त है। किसी भी मुसीबत में घर या बाहर कहीं भी हेल्पलाइन नंबर 1090 181 1098 के जरिए तत्काल राहत पहुंचा रही है। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क संचालित है। बाल संरक्षण आयोग और चाइल्ड लाइन बाल सुरक्षा के लिए 24 घंटे सक्रिय हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए भी महिलाओं और बालिकाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह जानकारी उप निदेशक महिला कल्याण अयोध्या मंडल अश्विनी कुमार ने दी। उप निदेशक बुधवार को शहर के निजी होटल में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी CFAR की सहयोग से आयोजित मंडल स्तरीय जागरूक मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उप निदेशक ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मिशन शक्ति 4.0 के सफल संचालन एवं महिला और बाल कल्याण की योजनाओं के प्रचार प्रसार में मीडिया की अहम भूमिका पर चर्चा करना था। उन्होंने मीडिया से अपील भी की कि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिन्हें जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से मिशन शक्ति 4 अभियान शुरू किया गया है। इसे सही मायने में धरातल पर उतारने में मीडिया की भूमिका अहम है। सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य कर रहे हैं। मंच का संचालन महिला कल्याण विभाग अयोध्या की जिला समन्वयक निधि श्रीवास्तव ने किया। देखिए, ऐसा है, ये विगत 3-4 सालों से हमारा मिशन शक्ति चल रही है और लोग हमारी जो मातृशक्ति है उसको जागरूक करने के लिए हमारी जो योजनाएं उनसे संबंधित चल रही हैं उन तक कैसे पहुँचे, इसके लिए मीडिया कार्यशाला इस स्टेज में चला है। ये मिशन शक्ति स्टेज 4 में तो इसमें मीडिया के माध्यम से कैसे हम लोग, चूँकि गवर्नमेंट के बॉडी हैं तो हर जगह पहुंच नहीं पाते हैं और आप लोग हर जगह एकदम टेल तक आप लोगों की पहुंच है, तो हमारी योजनाओं का जितना अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए ये सेशन रखा गया है मीडिया कार्यशाला। सर, इसका उद्देश्य और ये सरकार की, हमारे विभाग की, महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं के प्रचार प्रसार के। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों की दशा सुधारने में जुटे हैं, लेकिन फैजाबाद का जिला चिकित्सालय है कि उस पर उनकी नजर नहीं पड़ रही है। बता दें कि जिला चिकित्सालय के लावारिस वार्ड में 11 पुरुषों के बीच एक किशोरी लगभग 75 दिन से वार्ड में फैली दुर्गंध से तिल तिल घुटकर मरने को मजबूर है। वैसे तो 50% आबादी को उनका अधिकार दिलाने का दम भरने वाले तमाम समाजसेवी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बेबस लाचार किशोरी की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिला चिकित्सालय के CMS CBN त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान समय में महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, परंतु वह अस्पताल से जाने को तैयार नहीं है। बता दें कि 75 दिन से जिला चिकित्सालय में लावारिस वार्ड में तिल तिल कर जी रही है एक किशोरी। यहाँ पर 11 पुरुष हैं और उनके बीच में यह अकेली किशोरी है। हमने बात की डॉक्टर CBN त्रिपाठी से। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। नारी निकेतन को उसकी कॉपी जिलाधिकारी महोदय को दी है और पुलिस विभाग से हम 2
महिला कांस्टेबल बुला रहे हैं। नारी निकेतन से हमारी बात होगी, वहाँ पे बीकापुर के पास है, और हम वहाँ उसको पुलिस मिलते ही भिजवा देंगे। नहीं, महिला को नारी निकेतन में डालते हैं, अन्यथा लोगों का हम पता लगवा लेते हैं। तमाम बार लोग आ जाते हैं, कई लोगों को यहाँ से उनके घर भी भिजवाया जा चुका है और ये लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मनोवृत्ति भी है कि खाने पीने के यहाँ रहने के आदी हो जाते हैं और जाना नहीं चाहते हैं। सहमत हैं, असहमत नहीं हैं। सामाजिक दायित्व भी है, कोई हम ही नहीं पाल रहे हैं, हम तो पालना नहीं चाहते एक भी आदमी को। एक भी दिन मरीज ठीक हो तुरंत जाए, लेकिन हम उसको भगा नहीं सकते हैं, वो आके पड़े रहते हैं। ये हम जो है प्रशासन को से बात करते हैं और यथासंभव उनको प्रयास करते हैं कि यहाँ से चले जाएं। कुछ लोग जाते हैं, तो ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई लावारिस को पाता है या बीमार पाया या कुछ लाया, लोग इमरजेंसी छोड़ देते हैं, हम लोग उसको लेने से मना नहीं कर सकते। कभी चिकित्सीय आधार पर तो मेरे पीरियड में तो कभी यहाँ इस लायक नहीं थे कि आए सेवा करें, लेकिन एक सुनील कुमार है, मिलिट्री में नौकरी करता है, वही सेवा करता है। और थोड़ा योग यथासंभव कुछ और लोग भी करते रहते हैं, जिनका नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि अनाम सेवा होती है। सीएमएस डॉक्टर त्रिपाठी का कहना था कि उन्होंने महिला को नारी निकेतन भेजने के लिए पत्र लिखा है। बीकापुर के नारी निकेतन में उसे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मीडिया में खबरें आने के बाद क्यों जागता है अस्पताल प्रशासन। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिसोर्स पर्सन एडवोकेट श्वेता राज सिंह ने आज बताया कि इस संबंध में उनकी सीएमएस से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द महिला को नारी निकेतन पहुंचा दिया जाएगा। कि 74 दिन से एक महिला वहां पड़ी हुई है लावारिस वार्ड में, और कई पुरुषों के बीच में अकेले पड़ी हुई थी। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सीएमएस साहब से बात करी और सीएमएस साहब को से पूछा कि क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, रिकवर कर चुकी है और वो उसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं। तो ये भी मेरा कंसर्न था कि वो लावारिस है तो फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगी। तो सीएमएस साहब ने कहा कि अभी तो हमको इसके बारे में नहीं पता है। तो मैंने उनको सूचित किया, उनको इस विषय में बताया भी कि जो भी लावारिस महिलाएं हैं उनके लिए नारी निकेतन यहाँ पे महिला शरणालय है बीकापुर में, वहाँ पे भेजा जा सकता है। यदि वे प्रशासन को सूचित कर देंगे तो महिला आरक्षी के माध्यम से उनको वहाँ पहुँचवाया जा सकता है। उन्होंने मुझे इस चीज़ का आश्वासन भी दिया था कि अति शीघ्र वो महिला के विषय में लिख करके प्रशासन को सूचित कर देंगे और उसको महिला शरणालय भिजवा भी देंगे। जिले के ईंट निर्माता समिति की बैठक आज एक स्थानीय होटल में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मनीराम वर्मा ने की। इस दौरान उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने कहा कि केवल ईंट भट्ठों पर ही जीएसटी की कर की दर में बेतहाशा वृद्धि की गई है। जो जीएसटी की दर पहले 1% समाधान योजना थी, उसे बढ़ाकर 6% और जो दर 5% रेगुलर थी, उसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। अर्थात 600% और 240% की बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। कोयले के मूल्यों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। जो कोयला पिछले वर्ष 8,000 से लेकर 10,000 प्रति मैट्रिक टन में था, वह कोयला अब 20,000 से 27,000 प्रति मैट्रिक टन हो गया है, जिसके फलस्वरूप ईंटों की लागत मूल्यों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। इसके विरोध में देश के प्रत्येक जिलों में उनके मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया और धरना भी दिया गया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुल मिलाकर के आज समस्याओं को लेकर के कहा गया कि आगामी वर्ष से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। ईंट के उत्पादन का कार्य ठप रहेगा। बैठक में कोषाध्यक्ष नारायण दास, प्रेम नारायण शुक्ला, जितेंद्र प्रताप सिंह, जगदीश सिंह, सुरेश कुमार, प्रेम प्रकाश शर्मा आदि मौजूद थे। समिति की बैठक अभी दिल्ली के अंदर संपन्न हुई, जिसमें ईंट भट्ठों के ऊपर जीएसटी की बेतहाशा वृद्धि और कोयले की 10,000 का कोयला 26,000 रुपये में बिका है इस साल। और कोयले के इस ट्रेड में कुछ ऐसे माफिया लगे हैं कि जिनको सरकार नियंत्रित करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन कर नहीं पाई, जिसकी वजह से जो है हमारे लागत मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। और इस वृद्धि के कारण तमाम लोग हमारे इस बार भट्ठे चला नहीं पाए, और चला रहे थे तो बीच में उन्हें बंद करना पड़ा। ऐसी स्थिति में सरकार से हमारी मांग थी कि आप
1% का जो 6% और 5% का जो आपने 12% GST की दरों में परिवर्तन किया है, इसको पूर्ववत कीजिए, नहीं तो ये कुटीर उद्योग के ऊपर एक बड़ा ही ऐसा आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया है कि ये उद्योग बचेगा नहीं। सर लेकिन आप लोगों ने धरना प्रदर्शन हमने धरना प्रदर्शन करने से लेकर प्रेस के माध्यम से और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर और प्रधानमंत्री को संबोधित जो ज्ञापन था वो जा कर के भी हमने दिया था और सारी स्थिति रखी थी, लेकिन सरकार ने अभी इस पर कोई उचित निर्णय नहीं किया और इसी कारण से जो है आज की स्थिति में हम लोग इस कारोबार के संचालन में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि जो लागत हमारी है उससे नीचे हमारे ईंटा बिक रहा है, जिसके कारण से भारी क्षति है हर भट्ठे वाले की हो रही है पूरे देश के अंदर। इसीलिए ये निर्णय लेना पड़ा जो है भारी मन से कि अगले सीजन में जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हम भट्ठे चला पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। हमने अगले सीजन के लिए अपने भट्ठे बंद कर दिए हैं और सरकार के साथ हम वार्ता के क्रम में हैं। मानसून सत्र में हमारी जो एक कोर टीम बनाई है जिसमें हम सांसदों से मिलकर के मंत्रियों से मिल